नमस्कार दोस्तों। मैं नितेश स्वागत करता हूं आप सबका तेज चल के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज स्टूडियो के कंफर्ट से निकल करके आज हम आए हैं झारखंड के बोकारो स्टील सिटी में। और बोकारो स्टील सिटी में आज हमारे साथ हैं एक्स एयर वॉरियर धर्मवीर सर। धर्मवीर सर जो कि डाविंसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। और आज हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। आज हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद अपने इस जर्नी को स्टार्ट किया और आज वे जिस मुकाम पर हैं वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कौन कौन से परिस्थितियों को देखा, कौन कौन से सिचुएशन को झेला। तो आइए मिलते हैं डाविंसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर धर्मवीर सर से। धर्मवीर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धर्मवीर सर, सबसे पहले तो मैं आपको इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें और आपके जर्नी के बारे में जान सकें। चूंकि धर्मवीर सर, हमने जो आपकी जर्नी के बारे में समझा वो जर्नी कुछ ऐसी है जो एक नॉर्मल नहीं कर सकते जिसे। आपने शुरुआत की वायुसेना से, वहां आप लगभग 1 साल तक कार्यरत रहे। आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के जस्ट पहले आपने एयरफोर्स छोड़ दिया। एक 17-18 साल का लड़का मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जहां पे एयरफोर्स में नौकरी पाना या फिर किसी भी सरकारी जॉब में नौकरी पाना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने जो नौकरी पाई, आपने ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग करने के जस्ट पहले आपने ये डिसाइड किया कि ये मेरे लिए नहीं है। आपने रिटायरमेंट ले लिया और फिर आप एक नए सफर पे निकल पड़े। क्या आपके मन में शुरू से था कि मुझे क्या करना है, या फिर आपने बहुत सारे इफ एंड बट देखे, ट्रायल एंड एरर मेथड किए? क्या रहा सर ये जर्नी, इसके बारे में बताइए सर, शुरू से बताइए। कहते हैं ना कि सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े हुए होते हैं। बिल्कुल सर। वेल, एयरफोर्स में जाने से पहले मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि आखिर मैं एयरफोर्स में गया कैसे और उसके पहले का मेरा बैकग्राउंड क्या था। एक्चुअली हमारी जो फैमिली थी वो मिडिल क्लास नहीं, उससे भी समझिए पुअर फैमिली थी हम लोग। और सर्वाइवल के लिए भी थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत होता था। अगर 2 वक्त का भोजन मिलता था, सुबह और दोपहर, तो रात के लिए सोचना पड़ता था कि पता नहीं वो कैसे मैनेज होने वाला है। तो हम लोग इस फैमिली से निकले थे। घर में रोज मारपीट होना, परेशानी तो फैमिली में होती ही है, उसमें मैं भी अफेक्टेड होता था। और कुछ कुछ जगह जाकर के काम करता था ऐसे। मान लीजिए कहीं सब्जी बेचने वाला काम था हमारा, मम्मी के साथ जाते थे सब्जी उब्जी बेचने के लिए। क्लियर है। फिर कैंडल का पैकेट उकेट हम बनाया करते थे। उस टाइम उम्र मेरी लगभग क्लास 5-6 में था, तब मैं जाके ये सब काम करता था। हालांकि स्कूल भी जाता था पढ़ने के लिए और साथ साथ जब छुट्टी होती थी मार्केट में जाकर के सब्जी उब्जी बेचता था। तो बड़ा उस टाइम मेरे को और लगता था। तो उसके बाद थोड़ा सा मेरे को लगा कि मेरे को रिस्पेक्टेबल जॉब में थोड़ा घुसना चाहिए। तो जी। बगल में मोहल्ला में ही किसी को पता चला कि थोड़ा पढ़ने में अच्छा है, तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों को भी पढ़ा दे। तो जब मैं उनके घर गया तो वो सर बोल करके मेरे को इंडिकेट करना स्टार्ट किया कि सर थोड़ा आकर के पढ़ा दीजिए। पहले मोहल्ला में तो सब तुम ताम रे दे करके बात होता था। और उस वक्त जो मेरे को रिस्पेक्ट मिला ना सर का, डेरोगेटरी वर्ड से हाँ, रिस्पेक्टेबल वर्ड पे आए। रिस्पेक्टेबल वर्ड। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है ना, तो आपको उसी टाइप के लोग मिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो सब बदमाश टाइप का, खेलने तेलने वाला इधर उधर, तो मेरी संगति भी उसी टाइप की। बैड कंपनी। हाँ। तो ऐसा हुआ था कि मेरे मोहल्ले में कुछ लोग जो अच्छे फैमिली से थे वो लोग मेरे को बैन कर दिए। बैन इस मैटर पे कि किसी के साथ खेलना, इस लड़का के साथ तुम लोग को नहीं खेलना। ठीक है। तो वो थोड़ा सा मेरे को चुभने लगा था काफी। फिर मैं चाहता था, बैकवर्ड जिसे बोलते हैं। एकदम बैन कर दिया गया था कि इसके साथ तुमको नहीं रहना है, किसी के साथ रहना, लेकिन इसके साथ तुम्हें नहीं रहना है। और उनकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि मेरा सही में संगति भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो गया था कि खाली दिन भर खेलना और उल्टा पुल्टा बात करना, गाली गलौज करना, इसी टाइप की संगति हो गई थी। क्लियर है। तो होता है ना, एक रिक्शा वाला का जनरली फ्रेंड सर्कल भी उसी टाइप का होगा, एक पढ़ा लिखा लोगों के फ्रेंड सर्कल भी उसी टाइप का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम जब मेरे को जो लगा मैंने किया। लेकिन क्या था कि एक और टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आया कि मैं क्रिसेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वो एक बड़ा स्कूल था, वहां से छोड़ करके मैं जब निकला तो एक छोटे स्कूल में चला गया। और छोटा स्कूल में क्या था कि जिस क्लास में मैं गया था ना, कि उसमें 3 बच्चा ही था। ठीक है। क्लास में सिर्फ 3 तीन ही बच्चे थे। बच्चा था जिस क्लास में भी था।
और मैं थोड़ा बड़े स्कूल से इन किया था छोटे स्कूल में, तो मेरी इंग्लिश उन लोगों के कंपेयर में ठीक थी, अच्छी नहीं थी, खाली उन लोगों के कंपेयर में ठीक थी जी। तो वहां की जो हेड मिस्ट्रेस थी वो मेरी तारीफ की कि वाह धर्मवीर का इंग्लिश कितना अच्छा है, क्लियर है। और जब एग्जाम हुआ तो पता चला कि उसमें मैं फर्स्ट आ गया, 3 में मैं ही फर्स्ट था, ठीक है। जी। तो वो बहुत बड़ा बात नहीं था, लेकिन मेरे को वहां से एक स्पार्क मिल गया कि यार मेरी तारीफ हो रही, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, ठीक है। वो पावर ऑफ एप्रिसिएशन। हाँ, पावर ऑफ एप्रिसिएशन, कि वो जो तारीफ मेरे को मिला ना, वो समझिए कि टर्निंग पॉइंट भी मेरा आया, पढ़ाई में जो इंटरेस्ट बना वो छोटे स्कूल से ही बना है। बड़े स्कूल में तो फ्रस्ट्रेट हो जाता था मैं जाके, इतने बच्चों के बीच में, इतना कंपटीशन के बीच में, कोई टीचर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। हमेशा मेरे को डिप्रेशन ही फील होता था, तो मैंने स्कूल ही क्विट कर दिया और खेलने में मजा आता था। तो किसी तरह से छोटा स्कूल में एंट्री पापा करवा दिए। अब मेरे को वहां पे तारीफ मिला इंग्लिश के लिए, और जबकि इंग्लिश सही में वो जो टॉप स्कूल था उस स्कूल के कंपेयर में मेरी इंग्लिश बहुत घटिया थी, लेकिन यहाँ इस स्कूल के लिए मैं टॉप कहला गया। अब मेरे को क्या लगा कि नहीं, अब मेरे को हमेशा नंबर 1 ही रहना है। अब उसके लिए मैं मेहनत करने लगा, तो मेरा वहां मैथ्स डाउन, तो फिर मैं मेंटेन करने के लिए मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। वहां से मेरे को ये किस क्लास की बात है सर, किस क्लास में आप? 5 में मैं एंट्री लिया था वहां पे छोटे स्कूल में। ओके। मेरे को लगता है कि मैं क्लास 2-3 तक तो स्कूल क्विट कर दिया था, जो बड़ा स्कूल था, अच्छा स्कूल था, उसको मैं क्विट कर दिया था। और उसके बाद फिर इधर उधर ही रहा, फिर छोटा स्कूल में मेरे को एडमिशन करवा दिया गया। वहां से मेरी थोड़ी, यहाँ छोटे से मतलब एक ऐसे स्कूल से है जो कम स्ट्रेंथ के साथ थे, जहां पे बच्चे कम थे। हाँ, जहां पर बच्चे कम थे, समझिए कि एक ही क्लासरूम में 4 क्लास चलता, आप समझ सकते हैं ये क्लास संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, हर तरीके से हाँ, एक मिनिमम स्केल पे चलने वाला स्कूल। बिल्कुल। अब समझिए जिस क्लास में मैं था उसमें 3 बच्चा, और 3 में मैं टॉप फर्स्ट आया, तो कोई सेकंड और थर्ड, यही तो रैंक रहने वाला है, जी, ठीक है जी। लेकिन वो जो एप्रिसिएशन मेरे को मिलता था वो हिट कर गया मेरे को, और वहां से मैं पढ़ने लगा। मैं मोहल्ला में बताया कि मैं फर्स्ट आता हूँ अपने क्लास में, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि भाई लड़का पढ़ने में तेज, फर्स्ट आता है। ओके। और वहां से मेरे को ट्यूशन मिला कि भाई Okay. पढ़ने में अच्छा है तो उसको ट्यूशन, और वहां से क्या हुआ, फिर एक सर का लेवल लग गया मेरे, ओके। ठीक है। हाँ। तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा। अब उस रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए मैं और पढ़ाई करने लगा, लोगों को पढ़ाने लगा मैं। फिर जो समझिए कि 7-8 में था, तो उस टाइम अपने जूनियर बच्चों को मैं पढ़ाता था, ठीक है। और जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तो बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ाता है, तो अगल बगल वाला फिर वो लोग मोटिवेटेड हुए, वो लोग भी बोले कि हमारे बच्चों को भी पढ़ा दीजिए। ऐसे करते करते मोहल्ला में अच्छा खासा बच्चा मैं पढ़ाने लगा। छोटे स्कूल में मेरे को लगता 3 से 4 साल बिताया, अपनी लेवल मैंने अच्छा बना लिया, पढ़ने में अच्छा हो गया। फिर मैं बैक किया उसी स्कूल में जहाँ एक जो क्रिस्चियन पब्लिक स्कूल था, जिसको पहले आपने छोड़ा छोड़ था। किया था। मतलब सर आप वापस उसी स्कूल में आ गए जिस स्कूल को छोड़ करके आप छोटे स्कूल में गए थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने भी छोड़ा क्यों था पहले? वेल, पहले तो बड़ा स्कूल में 2 रीजन के कारण छोड़ा था। पहला था कि थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत और मेरा कॉन्फिडेंस लूज था, तो जिसके कारण मैं छोटे स्कूल में मूव कर गया। और छोटा स्कूल में क्या हुआ कि मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ गई, मैं मेहनत करने लगा, मेरे को अप्रिसिएशन मिला, और मेरे को लगा कि मैं कर सकता हूँ, और मैंने प्रूव करना भी स्टार्ट कर दिया। और दूसरा क्या, मेरे को जब ट्यूशन पढ़ाने को मिला तो वहां से क्या है कि रेवेन्यू आने लगा, तो कॉन्फिडेंस भी मेरा बिल्ड हो गया था, और मुझे लगा कि मैं ये पैसा बड़े स्कूल के लिए अफोर्ड भी कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर टैलेंट भी डेवलप हो गया था, और दूसरा क्या है कि एक सपोर्ट सिस्टम भी आ गया था फाइनेंशियली, अपने दम पर मैं पढ़ाई कर सकता। तो ये बात मैंने पापा को बताया, पापा के साथ मैं उसी बड़े स्कूल में गया, और जा करके फिर मैंने प्रिंसिपल के सामने पापा बात रखे कि पढ़ना चाहता है, तो वो भी खुश हुए कि नहीं चलो वापस आया है। वो टेस्ट उस लिए उनको अच्छा लगा कि नहीं, मार्क्स उस मेरा ठीक ठाक आया था। और पापा भी बोले कि सर अभी हम लोग का थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत है, ये अपने दम पर ही पढ़ाई कर रहा है, और हम लोग को कुछ सपोर्ट भी चाहिए आपसे। तो प्रिंसिपल सर भी कंसीडर करके कुछ मेरे तरफ से जितना बन पाता था हम स्कूल में देते थे, और जो आपकी खुद की अर्निंग होती थी। बिल्कुल। और प्रिंसिपल सर का भी सपोर्ट हमारे तरफ रहा। मतलब वो आप 8 क्लास में आ गए थे जी, 8 और 8 क्लास से आगे आपने जो भी पढ़ाई है खुद से फंड की है। जी, हमारी अपनी अर्निंग थी, फंडिंग था, कुछ पापा जितना अपने लेवल पे सपोर्ट कर सकते थे करते थे, लेकिन मुझे ये बात और थोड़ा बहुत स्कूल की तरफ से सपोर्ट मिलता स्कूल था। की तरफ से भी हमारा कंट्रीब्यूशन मिला।
जी। तो ये तीनों चीज जब मिक्स हुआ तो समझ जाइए कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाया। इसमें अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग भी हो गया। सबसे बड़ा था कि मैं अपने पैर पे अब खड़ा हो गया। मेरे को पता था कि अपने दम पर हम इस चीज को मैनेज कर लेंगे। पापा भी पापा को भी लगा कि नहीं अब पढ़ने लगा है, तो वो भी थोड़ा सा सपोर्ट और करना स्टार्ट कर दिए। स्कूल वाला को भी लगा कि नहीं पढ़ने में अच्छा है, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो इसके बेसिस पे मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया। और अच्छी बात क्या था कि जिस स्कूल में मैं लो कैटेगरी में था, बड़ा स्कूल में मेरी मार्क्स कम आती थी, जहां पर मेरे को डिप्रेशन फील होता था, अब बिल्कुल उल्टा हुआ। ठीक है, क्लास 8 में जब गया तो वही फ्रेंड सर्कल मिल गया। तो जाते के साथ ही पहला जब एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में मैथ्स में सबसे टॉपर मैं ही था, उस रैंक। जितने ओके। बच्चे थे पहले से जो आते थे टॉपर, उन सबका रिकॉर्ड टूट गया। ठीक है, तो मेरा ही सबसे बेहतर जाने लगा। तो वहां पर एक और मेरे को स्पार्क मिला और बूस्टअप मिला कि भाई धर्मवीर आया है, कोई स्टूडेंट है। और ऐसा ही नहीं कि मैं 8 में रह करके 9th का मैथ्स का बुक बनाता था, तो ये भी पॉपुलैरिटी मेरी बढ़ने लगी कि भाई एक स्टूडेंट ऐसा है जो 8 में रह करके 9th 10th की बुक बनाना स्टार्ट कर दिए। तो सर ये रहा आपका पढ़ाई का जर्नी। तो 10th तक आप क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल में थे। जी। उसके आगे की जर्नी सर? उसके आगे की जर्नी मैंने केवी नंबर 1 से फिर किया। 10th ओके में एक सर। अच्छा परसेंटेज 89% आया था ओवरऑल। तो उसके बाद केवी नंबर 1 में मैंने साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई किया। और उसके बाद तो फिर 1 साल के बाद मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया। फिर मैं वहां पे चला गया। लेकिन इसी बीच अपना टीचिंग वाला काम चलता रहा। मैं जब 11th में जाने लगा तो 8 9 के बच्चों को पढ़ाने लगा, तो अपना लेवल भी धीरे धीरे करके मैं बढ़ा रहा था। तो पहले मैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस था हाँ, आपका ये कि आप पढ़ रहे थे, साथ में पढ़ा भी रहे थे? पढ़ा भी रहे ये थे। कंटिन्यूअस प्रोसेस था। हाँ, तो इससे ठीक है मेरे सर। को एक बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि जो मैं पढ़ता था जाकर के इम्प्लीमेंट करता था। तो इम्प्लीमेंटेशन से मेरी नॉलेज और बढ़ना स्टार्ट, क्योंकि जितना पढ़ के नहीं सीख सकते हो ना, उतना पढ़ा करके सीख सकते हो। तो बिल्कुल पढ़ाने में बिल्कुल। एक अलग सी क्रिएटिविटी आती थी, जिसको मैं एज अ स्टूडेंट बनकर सॉल्व नहीं कर पा रहा था ना, उसको एज अ टीचर बनकर मैं सॉल्व कर देता। हम्म। तो अलग लेवल का पर्सपेक्टिव एक जनरेट हो जाता था मेरे लिए। हम्म। तो वो इसलिए मैं चाहता था कि नहीं, टीचिंग को हमेशा कंटिन्यू रखूं मैं। जो पढ़ाने वाला काम है, भले पैसा भी कम मिलता था, थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा पड़ता था, लेकिन वहां से मेरे को ताकत मिलती थी बहुत ज्यादा, पढ़ने का भी और पढ़ाने का ये जो कार्विंग थी आपकी रिस्पेक्ट के लिए, बचपन में आपने सब्जी बेचा, भी। आपको अपने ही सोसाइटी में बहुत लोगों के द्वारा बैन कर दिया गया, बैकआउट कर दिया गया हाँ, हाँ, कि इस बच्चे के साथ कोई नहीं खेलेगा। नहीं खेलेगा। वहां से फिर आपने जो देखा कि या फील किया कि आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, हाँ, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। और वो रिस्पेक्ट मिला जब आपने कभी किसी को पढ़ाया। हाँ, तो ये रिस्पेक्ट की जो कार्विंग थी, जो उसके लिए डिजायर थी, ये इसके पीछे एक फैक्टर था, मैं समझता हूँ। हाँ, हाँ, एक रिस्पेक्ट भी कह सकते हैं। और उसके बाद मेरे को पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझ में आने लगा कि मैं पहले क्या था और अब मैं क्या कर रहा हूँ, कि इसकी इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है। अगर मैं उसी फील्ड में रहूंगा तो वही सब्जी बेचना, उसी माइंडसेट के साथ मैं रह जाऊँ। लेकिन अगर मैं अपना लेवल उठाता हूँ तो लोगों की भी मदद कर पाऊंगा और अपनी भी मदद कर पा रहा हूँ। तो ये एक माइंडसेट थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था। आगे की जर्नी सर? आगे के जर्नी फिर मैं एयरफोर्स ज्वाइन किया। हुआ क्या था कि जब मैं 12th क्रॉस कर गया था, तो कुछ लोग थे जो मेरे से जूनियर थे, उनको पता था कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ। तो वो लोग मेरे से 11 12 का मैथ्स पढ़ना आते थे। जैसे मैं 12th क्रॉस कर गया, तो पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ कि वो लोग ही मुझे बताएं कि आप एयरफोर्स का फॉर्म क्यों नहीं भरते हैं। तो हम बोले यार मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। बोलो कोई बात नहीं, हम लोग फॉर्म भर रहे हैं ना, तो आप भी भर दीजिए जैसे। तो वही लोग मेरा फॉर्म भर दिया था। और फिर उसमें फिर एग्जाम के लिए कॉल आ गया। और साइंस में था तो मेरा मैथ्स फिजिक्स ठीक था, इंग्लिश अच्छी थी ही। तो उसके बेसिस पे मैं चला गया टेक्निकल वाला एग्जाम देने के लिए बैरकपुर में। और लकली क्या हुआ कि एग्जाम भी निकल गया। और फिजिकल में करता ही था, रनिंग वनिंग सुबह हमारा होता ही था, तो अपना फिजिकल भी सब निकल गया। एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट था ही। और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट था वो, उनका नाम अभी भी लेना चाहता हूँ, विश्वकर्मा नाम है और एक का नाम रितम है। वो लोग ने ही भरवाया था, तो वो लोग ज्यादा खुश थे कि चलो हो गया, सिलेक्शन हो गया। इसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आता है, हाँ। और फिर आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल। ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। हाँ। उसके आगे क्या होता है सर? नहीं, एक एक और मजेदार बात थी कि ट्रेनिंग के लिए मेरे को जब बुलाया गया,
तो उस टाइम क्या था कि कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट था पैसा का, कि इतना एक्स अमाउंट आपको लेकर के जाना है। तो उस वक्त एक्चुअली मेरे पास फंड नहीं था। तो मैंने फ्रेंड सर्कल से, आपसे भी मैंने डिमांड किया था, तो आप मदद मेरे को किए कुछ जाने के लिए फंड, क्योंकि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट था कि कुछ एक्सपेंस 1-2 महीना तक वहां पे अपना खर्च पे चलना था। और वो अरेंज करके कुछ फ्रेंड सर्कल में मेरे को मिला, अपना मैंने कुछ अर्निंग किया हुआ था। हालांकि वो छोटा अमाउंट था ही, लेकिन उस टाइम थोड़ी सी जरूरत थी मेरे को। तो वो अमाउंट लेकर के मैंने गया। और उसके बाद एक्साइटमेंट तो था ही बैरकपुर में। बैरकपुर से ही फिर हम लोग बेलगांव की तरफ चले गए। काफी मजा आ रहा था। हाँ। यहाँ बताना चाहूंगा, बेलगांव वो जगह है जहां एयर वॉरियर्स की ट्रेनिंग होती है। तो बैरकपुर जहां सिलेक्शन हुआ था, बोकारो जहां के रहने वाले हैं, तो बोकारो से बैरकपुर एंड बैरकपुर से बेलगांव, बेलगांव में ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल हाँ सर। बिल्कुल। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या था कि हम लोगों का 6 मंथ का ट्रेनिंग होता था। क्लियर है? तो 6 मंथ ट्रेनिंग करने में तो बड़ा मजा आया मेरे को। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। और मतलब एक्साइटमेंट के साथ मेरे को लगता था कि जो फिजिकल ट्रेनिंग होता था, पढ़ाई होता था, वो सब सही था, और मैं एक वहाँ अच्छा कैंडिडेट था। उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड ट्रेनिंग के लिए चले गए बैंगलोर। फिर वहाँ पे ट्रेड ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। फिर बीच में मिड टर्म लीव मिला मेरे हम लोग को, फिर वापस आए। फिर उसके बाद 3 महीना के लिए फिर ट्रेनिंग के लिए हम लोग गए, बेंगलोर। बैंगलोर चले गए। ठीक है। लेकिन 11 महीना, करीब 15 से 13 दिन जब हुआ था, लास्ट पीओपी का 15-16 दिन बचा हुआ था पासिंग आउट परेड का, जब मैं परमानेंट बनने वाला था, तो उससे पहले ही मेरे को डिसीजन लेना था कि अब मेरे को ये जॉब छोड़ देना है। ये जॉब मेरे लिए नहीं है। ये आपके माइंड में कब आया या क्यों आया? पूरा पहाड़ सा ट्रेनिंग निकाल दिया है आपने, हाँ। और अब चूंकि ट्रेनिंग खत्म होगी तो आप एक एयर वॉरियर के रूप में, एक परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में स्थापित हो जाओगे। तो 15 दिन पहले वो क्या टर्निंग पॉइंट था, क्या मन में आया, या उससे पहले से माइंड में चल रहा था, ये बताइए। कुछ 1-2 इंसिडेंट मेरे को ऐसा लगा कि मेरी माइंडसेट उससे मैच नहीं कर रही थी। जैसे कि एक रडार फिटर था, उसको करीब 5 साल से मेस में ड्यूटी लगी हुई। करीब वो सर्जेंट रैंक के थे, और उनका प्रमोशन भी रुक गया। जब मैं उनसे पर्सनली जाकर के ऐसे मिला कि सर, क्या वजह था, तो रडार फिटर थे और मेस में आप ड्यूटी कर रहे हैं। एक तो टेक्निकल बंदा हाँ, एडमिन का काम कर रहा एडमिन था। का काम कर रहा है। तो उसने बोला कि देखो, मेरे से चापलूसीगिरी यहाँ पे होती नहीं। ठीक है। तो कुछ ऑफिसर का हो सकता है मैं काम नहीं किया हूँ, जिसके कारण क्या हुआ कि उनको पसंद नहीं आया और मेरे को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि एक पर्सन की इंसल्ट वहीं पे हो जाता है जब उसके टैलेंट के अगेंस्ट उसको काम मिलता है। जैसे मान लीजिए मेरे को मैथ्स पढ़ाने का शौक है, और मुझे पता चल गया कि हिंदी और संस्कृत मेरे को मिल गया, तो मैं वो खुल करके अपने टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा वहां पर। तो ये सब कुछ चीजें थी जो मेरे को स्ट्राइक कर। बट सर, यहाँ पे एक सवाल मैं करूंगा, क्योंकि ऑडियंस ये जानना भी चाहेंगी कि आप एक बंदे के पर्सपेक्टिव से कैसे अपने आप को चेंज कर सकते नहीं, हो। एक बंदे के पर्सपेक्टिव नहीं, मैंने देखा और भी 2-4 इंसिडेंट वहां पे ऐसा था कि कहते हैं ना कि आपके पास काम कुछ नहीं है लेकिन फिर भी बिजी। हाँ। क्लियर है? लेकिन मेरा माइंडसेट क्या था कि अगर किसी काम को 4 घंटा में, 4 घंटा वाला काम को हम 2 घंटा में कर सकते थे, तो हम 2 घंटा में काम निपटा करके निकल जाएंगे, और फिर अपनी कुछ हम क्रिएटिविटी पे काम करेंगे। लेकिन वहां पर ये सिस्टम नहीं था। वहां पर अगर 8 घंटा के लिए आपको बोला जा रहा है, तो आप 8 घंटा के लिए रहो, भले वहां पर कोई काम नहीं, चुपचाप वहीं पे बैठे रहो, पड़े रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन बेसिक जो मैं समझ पा रहा हूं कि आपका जो माइंडसेट है बिल्कुल। और जो माइंडसेट आप देख रहे थे अपने आसपास इर्द जी गिर्द, जी जी, वो मैच नहीं कर रहा मैच था। नहीं कर रहा था। तो मेरा फ्रस्ट्रेशन वहां पे बढ़ रहा था। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे जाके क्या करूंगा, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि भैया ये जॉब मेरे लिए नहीं बना। ठीक है? हम्म। ये क्लियरिटी हो गया था कि माइंड और बॉडी अंदर से, पता नहीं, एक एनर्जी थी या कोई भी एक फोर्स था जो मेरे को बार बार पुश कर रही थी कि तुम इसके लिए नहीं बना है। मैं बार बार मोटिवेट कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं है, ट्रेनिंग में लग रहा होगा या फिर यहाँ का माहौल था। लेकिन जब मैं सोच रहा था कि नहीं, तो आगे का पैटर्न भी शायद मेरे को यही रूटीन फॉलो करना पड़ेगा पूरी लाइफ तक, और मैं 20 साल तक शायद बॉन्डेड था, तो 20 साल तक मैं जॉब छोड़ भी नहीं सकता था। अगर जॉब छोड़ने का ऑप्शन था तो वो भी मैं सोच सकता था कि चलो मन नहीं है तो चलो हम 2 साल के बाद छोड़ सकते हैं। और छोड़ने का मतलब यही था कि आपको उससे बेटर जॉब वहां पे चाहिए, और बेटर जॉब करने के लिए आपको पढ़ाई करने का समय चाहिए, और उसके लिए मेंटली और फिजिकली थोड़ा सा आपको फिट रहना पड़ेगा वहां पर। तो जिस तरह का रूटीन
वहां का था, पैटर्न था, मेरी माइंड और बॉडी वहां पे एडजस्ट नहीं करती। मैं अपने आप को एग्जॉस्टेड फील करता था, मतलब ओके। टायर्ड फील करता था। तो वो किक के साथ मेरे को फ्यूचर दिख रहा था कि मैं यार यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, 20 साल तक तो हमको किसी तरह से यहाँ खटना ही पड़ेगा। आप जब नौकरी छोड़ने का प्लान कर लिए, बिल्कुल। जो इंस्टेंसेस जैसे आप बता रहे हो, या आपकी माइंडसेट नहीं मैच कर रही थी, तो घर पे जब आपने बताया होगा कि मैं ये प्लान कर लिया हूं, मैं छोड़ रहा हूं, क्या रिएक्शन था? रिएक्शन रिएक्शन तो समझ जाइए कि सब लोग जूता लेके तैयार था, क्लियर कि कुछ भी करना यहाँ पे मत आना, ठीक है। अच्छा। शादिया की बात स्टार्ट हो गई थी, घर वाला सब बोलना उलना स्टार्ट कर दिया था, क्लियर है। अच्छा, आप ट्रेनिंग सेंटर में थे तो यहाँ शादी की बात भी चल हाँ, रही मतलब थी। होता है जनरली हाँ, कि भले जनरली 4 साल बात सोसाइटीज में कीजिए, होती 5 है। साल की हाँ बात हाँ। कीजिएगा, हाँ लेकिन हाँ। अभी से तय कर लीजिए। हाँ ये हाँ। बहुत सारा पैटर्न स्टार्ट हो जाता था। तो घर वालों ने बोला कि घर मत आना, हाँ, चाहे नौकरी छोड़ो या उधर ही करो। जो कुछ करना है करो, लेकिन घर आने की जरूरत नहीं है, जी। क्लियर है। जी। तो मैं बड़ा कसमकस में हो गया कि भाई करूँ तो क्या करूँ, उधर भी दिक्कत है, इधर भी दिक्कत है, और मैं ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा था एकदम, मतलब साइकोलॉजी डिप्रेस्ड में होता जा रहा था। क्योंकि जब बीच में आप स्टक हो गए हो, ना बाहर जा सकते हो, ना यहाँ पर रह सकते हो, छोड़ने का डिसीजन भी बहुत प्रोसीजर के साथ वहां पे गुजरना पड़ता था, तो करूँ तो क्या करूँ मैं। अपने मेंटर को वहां पे जाके बोलता था तो वो मेरे को समझा बुझा के भेज देता था, क्लियर है, क्योंकि मेंटर के ऊपर भी प्रेशर रहता था ऑफिसर की तरफ से कि नहीं, ट्रेनिंग को रखना है, छोड़ने नहीं देना है किसी तरह से। तो मेरे पास एक ही डिसीजन फिर समझ में आया कि करो या मरो वाला। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक राजा फाइट करने के लिए गया दूसरे एरिया में, और वो अपने सैनिक को लेकर के गया समुद्र के रास्ते से, और जाकर के उस टापू में अपने दुश्मन से फाइट करने के लिए। और जैसे वहां पर पहुंचा तो पता चला कि दुश्मन का जो सैनिक है इससे 10 गुना था। और ये बात जैसी पता चला तो जो राजा लेके गया था सैनिक, तो उसमें कॉन्फिडेंस सारे सैनिक का लूज होने लगा कि अपने अपोनेंट के साथ हम कैसे फाइट करेंगे, उसकी सैनिक 10 गुना है, हम लोग कमजोर हैं। तो इसने क्या किया, राजा ने रातों रात आग लगवा दिया अपने ही शिप में, अपने ही शिप में उसने पूरा का पूरा आग लगवा दिया। और सुबह उठ करके अपने सैनिक को बोलता है तो ही कंडीशन है हमारे पास, या तो हम फाइट करके दुश्मन को हराएंगे और उसके शिप से वापस जाएंगे, नहीं तो हम यहीं पर मर जाएंगे। तो मेरे पास यही करो या मरो वाली बात हो गई कि या तो हम यहीं पे खत्म हो जाएं, जो मेरे को लग रहा था, या तो यहां से निकल करके सरवाइव करो, फाइट करो, जो अपने दिल की आवाज आ रही है अंदर से, जो फील हो रहा है उसको जाकर के एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो जहां 50,000 की सैलरी और 2,000 में बस माइंडसेट यही चल रहा था कि किसी तरह हम जाके ट्यूशन व्यूशन पढ़ाएंगे, अपना रोजी रोटी कमा लेंगे, ठीक है, इसी पे हमको सर्वाइव करना कम से कम, मतलब अपने आप को हम एक फ्रीडम के बेसिस पे एक्सप्रेस तो कर पाएंगे, क्लियर है, मैं जो चाहता हूँ वो तो कर पाऊंगा मैं। मतलब इस तरह का जो मोनोटोनस रूटीन था वो मेरे को पसंद नहीं आ रहा था यहाँ का। तो सबसे बड़ा बात यही था कि मैं अपने लेवल में करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे एक प्रोटोकॉल बना हुआ था, उसी सिस्टम के साथ बेसिकली काम यू करना है। फेल्ट स्टक इन दैट एनवायरमेंट, इन दैट रूटीन, बिल्कुल। एंड this is a big thing that you decided, you took a decision, the decision to go back. गो बैक। तो उस वक्त क्या था कि ना मेंटर हमको जाने दे रहे थे, ना घर वाले की तरफ से था। तो मैंने एक ही डिसीजन किया, लास्ट वाला एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट होता था, मिड टर्म लीव होता था। उस मिड टर्म लीव में क्या किया मैंने कि सिर्फ सर्विस नंबर और अपना नाम लिख करके पूरा का पूरा कॉपी ब्लैंक छोड़ दिया। मैं एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया, 2 घंटा बैठने का बैठा रह गया वहां पर। खाली जब टीचर वहां पे इन्विजिलेटर घूमता था तो मैं खाली लिखने की एक्टिंग करता था, और वो कॉपी सबमिट हो गया, सबको इसी तरह करके दे दिया। उस टाइम कोई जज नहीं किया वहां पे। और जैसे ही मैं मेस में 15 मिनट के बाद खाना खाने गया, तुरंत कॉल आ गया कि धर्मवीर इतना सर्विस नंबर करके आप आकर के वापस मिलिए जल्दी। और जो कॉपी लिया था वो ये क्या है, आप एक क्वेश्चन भी लिखे नहीं हो, और आपका पीछे पास्ट चेक किया गया है, तो आप तो भाई एलएससी कैंडिडेट हो, 80-70% से कभी भी आपका कम नहीं हुआ है, और पूरा का पूरा कॉपी ब्लैंक छोड़ दिए हैं। तो मैंने एक ही शब्द बोला कि सर मुझे यहाँ से जाना है, मेरे को नहीं जॉब करना। उन लोगों को मैटर समझ में आ गया पूरा है कि क्या गेम खेल दिया है ये। क्योंकि ये कॉपी अब ऑफिसर तक बात जाना था, और मेरे को ऑफिसर तक मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर उसके बाद सब जो बोर्ड बैठती है, बैठना स्टार्ट हो गया सब, उस लेवल पे सब अपने लेवल पे कुछ भला बोला है, कुछ बुरा बोला। लेकिन मैं अपना माइंड सेट कर लिया था कि नहीं, मेरे को यहाँ से निकलना है तो निकलना है, ठीक है।
और उसके बाद फिर एक पेरेंट का लेटर भी चाहिए होता था कि पेरेंट अगर डिमांड कर रहे हैं कि छोड़ना चाहिए तो फिर आपको परमिशन मिलेगा यहाँ से। तो मैंने पेरेंट को फोन किया और उनको बताया कि मुझे यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, मैं अपने टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं जॉब क्विट करना चाहता हूँ। तो पेरेंट का रिएक्शन थोड़ा सा गुस्से वाला ही था, लेकिन मैंने उनको बताया कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वहां पर आकर के इससे बेटर करके दिखाऊं और आपके रिस्पेक्ट में थोड़ी भी आंच नहीं आने दूं। तो फिर उनको लगा कि नहीं, मेरे पे थोड़ा भरोसा था भी उनको, लेकिन क्या होता ना कि सोसाइटी के प्रेशर में वो भी थोड़ा सा, उनको भी गुस्सा आ रहा था। तो जैसे मैंने उनको एक्सप्लेन किया तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम आ जाओ। क्लियर। और वो फिर कंसेंट लेटर में साइन करके दे दिए। तो सर अभी तक की जर्नी ये रही कि आपने बचपन से ही काफी हार्डशिप्स झेले, बचपन से ही आपने अर्निंग के साधन जुटाए, खुद को पढ़ाने के लिए लोगों को पढ़ाया ताकि वहां से पैसे इकट्ठा करके खुद को पढ़ा पाओ। आगे बढ़ते हुए जब आप एयरफोर्स में गए, लगभग ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली थी, तो आपके अंदर से ये फीलिंग आई, ये आया कि नहीं ये माइंडसेट मैच नहीं कर रहा, ये एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा, और आपने फिर एयरफोर्स छोड़ने का निर्णय ले लिया। अंततः आपके माता पिता भी इसके लिए मान गए, उन्होंने भी कंसेंट दे दिया अपना, और आप वापस बोकारो आ गए। इसके आगे की जर्नी सर। इसके आगे की जर्नी, वो कहते हैं ना, पहले बुरा वक्त आता है फिर बदतर वक्त आता है। तो अभी बुरा वक्त चल रहा है, अब फिर मेरा बदतर वक्त स्टार्ट होने लगा था। क्लियर है। अब हुआ क्या कि जैसे मैं वहां से छोड़कर आया तो मोहल्ला में पता चला कि भाई धर्मवीर छोड़ दिए। अब उसके बाद जिस गली से मैं गुजरू, ताना मारना स्टार्ट कर दे सर। क्लियर। भगोड़ा है ऐसे। हाँ, भगोड़ा है। मैं उनको एक्सप्लेन करता स्टोरी कि नहीं, मैं देखिए इस कारण से छोड़ा हूँ। उस टाइम सुन लेता, जैसे मैं 10 कदम आगे बढ़ता ना तो पीछे से कमेंट मार देता है, "रख, ये जो भगोड़ा था इसको निकाल दिया गया वहां से, ये भाग थोड़ा के ना आ गया गया। था मेडिकली फिटनेस"। अपनी अपनी स्टोरी जिनके माइंड में थी ना, वो सब अपनी अपनी स्टोरी प्रेजेंट करता है। क्लियर। और आते के साथ ही क्या हुआ कि मेरे को जॉन्डिस हो गया। आज ओहो। 10 से 15 दिन के बाद ही मेरे को जॉन्डिस हो गई, क्योंकि एयरफोर्स का खाना पीना थोड़ा सा अलग था। यहाँ पे जैसे आया तो थोड़ा सा अलग मेरे को मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये 15-20 दिन के अंदर में ही पता नहीं मैं अच्छा खासा एक्यूट जॉन्डिस में पहुंच गया था। और उसके कारण क्या था कि जो मेरा हेल्थ था बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गया है। मैं रिकवर तो कर गया किसी कारण बस, लेकिन उसके बाद जब मैं मोहल्ला में निकलता तो सब बोलता कि देखो डिप्रेशन का शिकार हो गया, खत्म हो गया ये। ठीक है। मतलब इस लेवल का टॉर्चर सहना पड़ा। और दूसरी बात क्या हुआ था कि जब मैं एयरफोर्स से आ रहा था तो वो बॉक्स देता है, और बॉक्स में सारा सामान भरा हुआ था, बैग टैग में सब उठा करके उसी में भर दिया। अब क्या हुआ कि बॉक्स भारी हो गया, उसकी हैंडल पतली थी, मैं उसको टांग करके पूरा का पूरा बैंगलोर से लेकर के यहाँ तक लेकर के आया। ट्रेन व्रेन के बाद जो बस्ता था तो उसमें तो खुद ही उठाना पड़ता था। उस टाइम मैंने ध्यान दिया नहीं। अब आते के साथ ही 15 दिन के बाद जॉन्डिस हो गया। फिर मेरा ये हाथ जो है, इसका लिगामेंट क्या हो गया, लूज हो गया था वो बॉक्स उठाने के कारण। हैवी आइटम के हाँ, कारण। हैवी आइटम के कारण। और साथ साथ में बीमार पड़ गया, तो अब उसके कारण इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ गया। मैं जैसे ही जॉन्डिस से रिकवर हुआ तो पता चला कि हाथ उठना बंद हो, मैं थोड़ा सा भी 1 इंच इसको उठा नहीं पाता। क्लियर है। इसमें पावर ही नहीं रहा। अब ये दिक्कत आ गया कि मैं यहाँ पर आकर के पढ़ाने वाला मेरे को काम करना है और राइट हैंड में ही प्रॉब्लम आ गई, तो पढ़ाऊंगा फिर मैं कैसे अब जा करके ये चीज। तो कहा ना, वो बुरा वक्त था छोड़ना, और ये वक्त और मेरे साथ बदतर होने लगा। पैसे का ऐसे ही दिक्कत, और पढ़ाने का मैं प्लान किया था, होम ट्यूशन ही अभी जाकर के स्टार्ट किया था। अब दिक्कत आया कि करे तो कैसे करे, अब राइट हैंड से हमको लिखना पड़ता है, और इलाज करवाने के लिए भी पैसा उतना नहीं है। तो जा करके कहीं करवाता था तो एक डॉक्टर बताया कि इलेक्ट्रिक शॉक यहाँ पे लगेगा आपका, इलेक्ट्रिक शॉक के बेसिस पे हम लोग इसको रिकवर करने का कोशिश करेंगे। तो पर डे जा जाके 500-500 रुपया लगता था। तो मैं जा करके 3-4 दिन तो करवाया, उसके बाद एक्सपेंस का भी दिक्कत आने लगा कि करवाओ तो कैसे करवाऊं फिर। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट किया डॉक्टर से, तो बोलो कि देखो उतना तो नहीं कर पाएंगे, हम मिनिमम 300 रुपया लेंगे। फिर भी 3-4 दिन और मैंने करवाया। फिर मेरे को लगा कि इससे काम नहीं होने वाला है, और उनको भी लगा कि इलेक्ट्रिक शॉक देने से भी ज्यादा कोई फायदा नहीं दिख रहा है। तो फिर उन्होंने एक बताया कि एक मशीन आता है एरोप्लेन प्लांट करके, कि इसको लगा करके रात भर सोना है, इस तरह से करके पोजीशन में रहेगा तो हो सकता है ये जुड़ जाए। तो रात भर लगा कर मैं सोता था इस तरह से, रात भर किट है, मेडिकल किट है। हाँ, मतलब कि एक फ्रेम टाइप का रहता था। हाँ। ठीक है। तो इस तरह से लगा हुआ रहता था रात भर, उसी तरह से करके हाथ मेरा रहता था।
और फिर बोला कि धीरे धीरे करके आप एक्सरसाइज करो तो हो सकता है उससे रिकवर हो। तो मेरे को यही ज्यादा काम किया, एक ये वाला, और धीरे धीरे करके एक्सरसाइज किया कि दीवार पे इस तरह से रख करके मैं हाथ उठा उठा करके करता था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, धीरे धीरे करके पता चला कि 6 महीना साल भर के अंदर भी पावर आने लग रही है। ठीक है। नहीं तो मैं तो डिसाइड कर लिया था कि अब लेफ्ट हैंड से भी प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिया था, हमको लगा कि ये काम ही करना बंद कर देगा ये चीज। लेकिन धीरे धीरे करके वो रिकवर होने लगा। पैसे का दिक्कत था, सेक्टर 4 का चौराहा में मैं लिटरली एकदम रोने लगा, वहां पर कोई था नहीं। तो लगा ना कि भाई पैसा भी नहीं है, हाथ भी काम नहीं कर रहा है, सोसाइटी में इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, लगता मैं सही में गलत डिसीजन लेना है। तो लिटरली वहां पे था, ऑटो पकड़ने से पहले मैं बैठ के खूब रोने लगा वहां। 15-20 मिनट रोने के बाद फिर उठ करके आया, निकला, देखा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन धीरे धीरे करके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। उसके बाद फिर ट्यूशन में मैं इन किया। वहां पर मैं माइंडसेट भी चेंज कर लिया कि भाई जो होगा, ऐसे भी हमको पता है हम खत्म हो जाएंगे, तो क्यों ना जितना दिन भी बचा वो थोड़ा खुल करके जीते हैं। वहां से हमको पता है कि इससे नीचे हम नहीं गिर सकते। ठीक है, ये मेरा बुरा वक्त है, ज्यादा ज्यादा हम खत्म हो जाएंगे अब। तो उसके बाद फिर क्या, हम अपना माइंडसेट चेंज किए कि नहीं, खुल करके जीना स्टार्ट किए। क्लियर है। अब क्या है, थोड़ी बड़ी बड़ी सोच हम रखने लगे। पैदल चलते थे तो फ्रेंड सर्कल में सब मिलता था, तो फिर वही कमेंट, अरे क्यों छोड़ दिया तू। तो फिर मैं अपनी स्टोरी नहीं बताता, मैं उन लोग से ही पूछता था कि अच्छा आपके हिसाब से क्या रीजन हुआ हो। तो लगता है कुछ मेडिकली अनफिट है, तो बोला, हाँ सही रीजन है, यही था रीजन। अब मुस्कुरा के हम निकल जाते थे, क्योंकि हमको पता था कि हम कुछ भी लोग एक्सप्लेन करेंगे ना, इसके माइंड में जो स्टोरी चल रहा वही हो। बिल्कुल। तो वो भी खुश हो जाता था, हम भी अपना निकल जाते थे, अपना एनर्जी बचाते थे। ठीक है। और ऐसे करते करते फिर क्या हुआ कि कोई फ्रेंड मिलता था तो यही, मैं बाइक खरीदने वाला हूँ, और सही में मेरा माइंड सेट में भी था कि आपने बड़े बड़े गोल बनाना स्टार्ट कर दिया। बाइक नहीं था तो बाइक के भी बारे में सोचने लगा, तो सही में कुछ महीने के बाद बाइक मैंने ले लिया। तो लोगों का इम्पैक्ट फिर चेंज होने लगा, नजरिया चेंज होने लगा। फिर ट्यूशन उशन में भी अपना हायर लेवल को पढ़ाने लगा, इंस्टीट्यूट छोटे लेवल में किया, पॉपुलरिटी बढ़ने लगी धीरे धीरे करके, चास का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट बन गया। तो जो लोगों का नजरिया था, और मैं अब खुल करके बोलता था कि मैं एयरफोर्स डिजाइन करके आया हूं। पहले बोलने में शर्म आती थी, अब मेरे को नाज होता है। ठीक है। और उन लोग को भी नाज होने लगा कि भाई अपने टैलेंट के दम पर, कि उनको लगा कि मैं एयरफोर्स से बेटर कर सकता हूँ, और मैंने प्रूव भी किया। और फिर जब लोग पूछते क्यों छोड़ा, तो मैं बस एक ही लाइन बोलता था कि देखिए मैं वहां पे जॉब करता, यहाँ पे जॉब बांटता हूँ। अब मेरी माइंडसेट थोड़ी सी चेंज हुई। क्लियर। तो जब पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, मैं स्टेबल होने लगा, लोगों के लिए एग्जाम्पल बनने लगा, लोगों के लिए जॉब में क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, तब पूरा मोहल्ला का माइंडसेट चेंज। पापा भी अब नाच से चलते हैं, पापा की भी सब तारीफ करता है कि नहीं भाई बेटा अच्छा डिसीजन किया ये। तो वो होने लगता है, फिर उगती सूरज को सब पूजा करता है। तो लेकिन कहते हैं ना कि बीच में एक फेज आता है, उस फेज को हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो बस वही फेज से निकला मैं। आज डाविंसी इंस्टीट्यूट चास बोकारो में एक जाना माना इंस्टीट्यूट है, चास का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल। एज ए डायरेक्टर ऑफ डाविंसी इंस्टीट्यूट, हम्म। आप कहीं ना कहीं एक उस जर्नी पे हो जो सक्सेस की तरफ जाता है। बिल्कुल। सक्सेस इटसेल्फ इज ए जर्नी। हम्म। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लगता है आपको कि इस पूरे जो मुकाम आपने अब हासिल किया है, एयरफोर्स का इसमें कुछ रोल है? ऑफ कोर्स, देखिए जब भी आप कुछ बनते हो ना, तो पीछे का इम्पैक्ट जरूर रहता है आपकी लाइफ। आज मैं एयरफोर्स में था तो उसके कारण मेरे को बहुत सारा लर्निंग वहां पे मिला कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, एक स्ट्रक्चर वे में कैसे लोगों को मैनेज किया जाता है। तो आज बहुत सारे प्रिंसिपल मैं वही के अप्लाई करता हूँ। तो धर्मवीर सर, आगे बढ़ते हुए कुछ अब अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी तो जैसा कि मैं जर्नी बताया आपको कि मैं एक छोटे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, फिर पहले मुन्ना मुन्नी को पढ़ाता था 1-2 को, फिर 6-7 को, फिर 11-12 के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाया, जहाँ बैंकिंग, रेलवे, एसएससी। मैं पर्सनली एक मैथ्स टीचर हूँ। और इसके अलावा मेरे को एक और कमी महसूस हुई कि बच्चे लोगों को स्किल तो मिल रहा है लेकिन माइंडसेट नहीं मिल रहा है। तो बच्चे बिना माइंडसेट का ग्रो नहीं कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन उनको नहीं पता चलता है। कोई भी सर्जन नजर का तो इलाज कर सकता है लेकिन नजरिए का इलाज नहीं कर सकता है। तो बच्चों में नजरिया की बहुत कमी है। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आते हैं तो बिखर जाते हैं।
प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं है, और एक सबसे बड़ा दिक्कत लगा मेरे को कि टाइम मैनेजमेंट का। बच्चे में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग का शिकार है, प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम है, काम को टालने की आदत पड़ी हुई है हम लोगों को। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए क्या हुआ कि फिर मैं बुक लिखा, टाइम मैनेजमेंट की बुक। तो एज अ प्रोफेशनली मैं एक ऑथर भी हूँ, और अभी इंस्टीट्यूट को नेक्स्ट लेवल पे हम लोग लेकर के जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग जेई, आईआईटी ये सब बच्चों को हम लोग टीच कर रहे हैं। तो इसी एजुकेशन के बेसिस पे ही हम सोसाइटी को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। तो बिल्कुल यही बिल्कुल। शिक्षा के बेसिस पे ही हम लोग सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। आज जो मैं मेरे अंदर बदलाव आया है, अगर ये शिक्षा नहीं होता, एजुकेशन नहीं होता, तो शायद ये चेंज नहीं होता, ये माइंड नहीं खुलता। तो इतने सारे मैं बुक पढ़ता हूँ अपने मैथ सब्जेक्ट के अलावा, तो उससे क्या हुआ कि माइंडसेट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही अभी हमारी जर्नी चल रही है कि मैं बुक लिखता हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सकता है, जितने लोगों को इम्पैक्ट कर सकूं मैं। विजन तो 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। अब इस जर्नी में मैं जहां तक पहुंच जाऊं, जितने साल में पहुंच जाऊं, लेकिन ये जर्नी छोड़ूंगा नहीं मैं। ये हमारी मिशन है, या जर्नी चल रही है। तो सर, एज एन एजुकेशनिस्ट, एज ए टीचर, अब आप बच्चों से रूबरू हो रहे हो, रोज मिलते हो, पढ़ा रहे हो, आप अपने जर्नी के बेसिस पे हमारे दर्शकों को ये बताइए कि उनके अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत या कौन सी क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए, या क्या डिफरेंस या क्या वो गैप दिख रहा है आपको? सोसाइटी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखता है, वो है कंफर्ट जोन का। वेल, जब मैं एयरफोर्स का जॉब छोड़ रहा था, तो 50,000 की सैलरी उधर, और इधर 2,000 का सैलरी में गुजारा करना। क्लियर है? तो मैंने 50,000 का कंफर्ट जोन छोड़ करके चूज किया कि नहीं, 1,000 2,000 भी मेरे को मिल जाएगा, तो मैं खुल करके अपनी जिंदगी को एक्सप्रेस कर पाऊं। तो किसी को इंप्रेस करने से बेटर है खुद को एक्सप्रेस करने पे दिमाग लगा। भले उससे आपको कंफर्ट जोन से निकलने में थोड़ी सी दिक्कत भी होगी, तो कोई बात नहीं। लोग अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। और दूसरा बात क्या है कि लोगों का जो ड्रीम होता है ना, थोड़ा सा रोजी ड्रीम होता है, वो हमेशा ढूंढते रहते हैं कि मुझे ऐसा कोई जॉब मिल जाए, ऐसा कोई काम मिल जाए जो मेरे पसंद का है। लेकिन पसंद का तो 20% काम आपको मिलेगा। जो मैंने अपना एनालिसिस किया है कि कोई भी काम अपने पसंद का आप करो, उसका 80% काम ऐसा होता है जो बोरिंग होता है। तो लोग इस बोरियत पार्ट से भागते हैं, और हमेशा एक अच्छे काम की तरफ ढूंढते कि भाई इससे बेटर काम मिल जाए, इससे बेटर काम मिल जाए, या मेरे पसंद का काम मिल जाए। लोगों को ये 80% जो बोरियत वाला काम है ना, इसे हैंडल करना नहीं आता है, और इसको हैंडल करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उनके लिए उनके पास कोई प्रोसेस नहीं है कि मैं इस बोरियत वाले काम को कैसे हैंडल करूं। तो जिसके कारण क्या होता है कि वो उसी कंफर्ट जोन में स्टक रहते हैं और मेडियोकर लाइफ जीते रहते हैं। जो उनकी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को फुल पोटेंशियल में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ा कमी यही है कि माइंडसेट चेंज करनी, नजरिया चेंज करनी। जंग में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो लोग क्या है कि अभी मन से ही हार गए, तो उनको दिखता नहीं है। तो जो कंफर्ट लाइफ चल रहा है उसी में वो खुश हैं, किसी तरह से जी रहे हैं, और खाली एक उम्मीद किए हुए हैं। खाली इसको कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग। लेकिन मैं कहता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग भी होना चाहिए, रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, जो फैक्ट डाटा के बेसिस पर होना चाहिए। खाली ऐसे रोजी ड्रीम नहीं होना चाहिए। तो लोग में अभी यही दिक्कत है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। मैं कहता हूं कि पॉजिटिव रहो, लेकिन आंख खोल के पॉजिटिव रहो, तो आपको एक्चुअल सच्चाई पता चलेगी कि जो भी आप काम करना पसंद कर रहे हो, तो 20% ही खाली उसमें एंजॉयमेंट है। 80% किसी भी काम को उठा करके ढूंढ लो, इसमें बोरियत वाला पार्ट को आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। और जो पर्सन इस काम को मैनेज कर रहा है, वो सफलता की गगन को चूम रहा है। तो जिसने ये सीक्रेट जान गया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो वो किसी काम में सक्सेस हो जाएगा। तो मैं भी इस प्रोसेस को बहुत दिन के बाद ही जान पाया। जब जाना तो मेरे को लगा कि नहीं, हाँ, इसी 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 पार्ट पे हमको ज्यादा वर्क करना चाहिए। ये काम ही है जो सोसाइटी को इंप्रूव करवाने वाला है। तो कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकले, बोरिंग काम को कैसे हम लोग हैंडल करें, ये ताकत हमारे अंदर आनी चाहिए। तो धर्मवीर सर, आपने
अपने बहुत कीमती समय में से हमें वक्त दिया, हमें इतना समय दिया, हमने आपके बारे में जाना और एक मोटिवेटिंग, एक इंस्पायरिंग जर्नी को आपके साथ हमने भी उसे देखा। अनडाउटेडली मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये जर्नी पसंद आएगी और उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ आए, हमारे दर्शकों से बात किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, हमारे साथ थे दा विंसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर धर्मवीर सर। दोस्तों, मुझे लगता है कि इनकी कहानी से हमें काफी कुछ सीखने को मिला। इनकी कहानी इंस्पायरिंग थी, इंफॉर्मेटिव थी, साथ ही साथ मोटिवेटिंग थी। और साथ ही साथ इनके जो दो तीन बातें जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि इनका माइंडसेट, इनका डिसीजन मेकिंग, और जैसा कि इन्होंने बताया कंफर्ट जोन से बाहर आना, मुझे लगता है कि ये बातें ऐसी हैं जो हम सबको अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए और ऐसा करके हम एक बेहतर जीवन, एक सक्सेसफुल जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहे और साथ मिलकर के धर्मवीर सर के जर्नी को जाना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।